तो आज की जो हमारी ये क्लास है एमपी सेट सोशल वर्क का है और यूजीसी नेट सोशल वर्क का है। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में मैं आप लोगों से अमेरिका समाज कार्य का इतिहास पर बात हो चुकी है, हमारी इंग्लैंड समाज कार्य के इतिहास पर भी बात हो चुकी है। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं भारत में समाज कार्य इतिहास के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से एग्ज़ाम में हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लेकर भारत में समाज कार्य को लेकर 1936 वाला वर्ष आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और अभी तक एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट में भारत के समाज कार्य इतिहास से लेकर केवल वर्षों से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कि कौन सा संस्था या कौन सा स्कूल कब आया है। ठीक है, तो अभी आप नोट कर लीजिएगा उसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बाकी थोड़ी और छोटी मोटी बातें हैं, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय समाज एक परंपरागत समाज रहा है और ये बात आप जानते हैं। हमसे जब कभी प्रश्न पूछा जाता है कोर्ट में या कथन कारण में, तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस रहा है। ये भी हम लोगों से लाइन में लिख लिया जाता है या पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसे भी कि भारतीय समाज एक परंपरागत समाज रहा है और भारतीय समाज अति प्राचीन काल में एक प्रकार की साम्यवादी ये समाज था। अच्छा, अब आपको ये समझना जरूरी है कि साम्यवादी समाज होता क्या है। अगर आप ये जान लेंगे तो सबसे अच्छी बात रहेगी। क्या पता है आपको साम्यवादी समाज किसे कहते हैं? आप लोगों में से कोई बच्चा बताएगा मुझे? चलिए मैं बताता हूँ। साम्यवादी का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझे पहले। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करती है। उसको हम लोग साम्यवादी समाज कहते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। आप जब साम्यवादी समाज किसी प्रश्न में आपको दिखे तो आप सीधा सा सोचिएगा कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन कहीं तो नहीं रिलेट कर रहा है। अगर वो ऑप्शन में है तो फिर तो ठीक है, यदि वो ऑप्शन में ना हो तो उसकी डेफिनेशन दी होगी कि यह एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक, ठीक है, समता मूलक वर्ग विहीन जो समाज है उसकी स्थापना करता है। किसकी? वर्ग विहीन समाज की। अब आप समझ रहे होंगे कि वर्ग विहीन क्या है। ये बेसिकली क्लॉसलेस सोसाइटी होता है ना। एक रिपीट कर दीजिएगा। ये एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, संरचनात्मक, ठीक है, स्तर पर एक समता मूलक वर्ग विहीन, क्या? वर्ग विहीन समाज की स्थापना से है। ठीक है, या स्थापना की जाएगी, ऐसी भी बात आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अब बात आती है कि वर्ग विहीन शब्द क्या है। वर्ग विहीन को ही अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉसलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉसलेस सोसाइटी कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, इससे भी पेपर में प्रश्न आ जाता है कभी कभी। इसका मतलब होता है ऐसे समाज से जिसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी सामाजिक वर्ग में ना होता हो या नहीं होता है, ऐसा शब्द आप रिलेट करेंगे तो उसे कहा जाएगा वर्ग विहीन समाज। तो वर्ग विहीन समाज में संपत्ति हो गया, आय हो गया, शिक्षा हो गई, संस्कृति हो गई, सामाजिक ताना बाना जिसको हम लोग सामाजिक नेटवर्क कहते हैं, है ना, आदि के अंतर बाद में पैदा हो सकते हैं वहाँ, लेकिन सभी व्यक्ति के अपने अनुभव और कार्य को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो साधारण शब्दों में आप केवल इतना ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी सामाजिक वर्ग में नहीं होता है, वो वर्ग विहीन कहलाता है। बस इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे।
तो यही कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक प्रकार की साम्यवादी समाज था जिसमें निजी संपत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ था। निजी संपत्ति के जन्म के साथ राजा का भी जन्म हुआ एवं युद्ध में जीती हुई या जीती गई जो संपत्ति थी विजेता की ही हो जाती थी। ये बात आपको अच्छे से पता था। पहले समय में क्या हुआ करता था, जब कोई राजा वगैरह दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और जीत जाते थे तो उनकी जो संपत्ति थी वो अपने नाम कर लेते थे, यानी अपना जो राजस्व था, भूमि स्तर जो था उसको फैलाने से था, उससे रिलेट था, है ना। फिर उसके बाद कहा गया कि वितरित करना और उसकी अपनी इच्छा पर था, और पीड़ितों की सहायता करना प्राचीन काल से भारत में परंपरा रही है। मजुमदार के अकॉर्डिंग कहा गया कि राजा, व्यापारी, जमींदार तथा अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मजुमदार विद्वान थे, इन्होंने एक परिभाषा देते हुए बताया है कि राजा जो था, व्यापारी, जमींदार और अन्य कोई ऐसा सहायता संगठन था जिसमें धर्म के पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करने में आगे बढ़ते थे। वो एक प्रकार की समाज कार्य थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है, जो आप लोगों से मैंने प्रश्न भी करवाया था एक बार और वहाँ पर बताया भी था, है ना। देखिए, हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है हड़प्पा संस्कृति में, तो आप ये बात कहिएगा कि सत्य स्टेटमेंट है। हालांकि पेपर में अभी तक नहीं आया हुआ है, परंतु ध्यान रखें कि ये प्रश्न बना सकते हैं। बात करते हैं, बुद्ध अपने जीवन काल में काफ़ी लोगों को उपदेश दिए, और उपदेश देने का मतलब यही था कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये बुद्ध काल का समय था। फिर मौर्य काल में अगर हम बात करें तो जनता की भलाई के लिए उपदेश देने की बात आई, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द ये है कि अशोक ने भी कहा कि सहायता के लिए मेरी प्रजा किसी भी समय मुझसे मिल सकती है, चाहे मैं अंतःपुर में ही क्यों ना रहूं, है ना। और गुप्त काल में, हर्ष के काल में अगर हम बात करें तो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को हमें मिली थी। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई इसमें पॉइंट रहा है तो एक अशोक सम्राट रहे हैं और एक बुद्ध काल का समय रहा है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये दोनों के दोनों चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। क्लियर रहेगा? एक बार इतना स्पष्टीकरण करें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सम्राट अशोक के समय में प्रशासनिक सुधार को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं अशोक के जो प्रशासनिक सुधार हुए हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर के बारे में इनको खूब जो है इनसे प्रश्न खूब बनाए जाते हैं। बेसिकली अशोक के शासन संगठन का प्रारूप लगभग वही था जो चंद्रगुप्त के मौर्य के समय का था। ठीक है, यहाँ आपको बता दूं, धम्म प्रिय अशोक ने कलिंग विजय के बाद अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रशासन में कई सुधार किया था। तो एक शब्द आता है धम्म करके, और आप लोगों को मैंने प्रश्न करवाया, अगर याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ताकि आपको याद भी आ जाए। तो धम्म प्रिय जो अशोक थे वो बेसिकली कलिंग विजय के बाद अपने शासन में अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रशासन में काफ़ी सुधार किया था। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्रश्न आए धम्म प्रिय करके अशोक सम्राट को लेकर शासन में इन्होंने, और कब, कलिंग विजय के बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सुधार किया, और वह अपने धम्म के माध्यम से अपनी प्रजा को नैतिक और भौतिक उत्थान करना चाहते थे। उनसे जो है अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिला था, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है जो आपको अब याद आ रहा होगा कि कौन कौन सा था। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? बताइए। हाँ, कोई अगर दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ जो अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, तो जैसे में एक शब्द आता है धम्म, नोट करिएगा, महापात्र। धम्म है महापात्र शब्द। एक शब्द आता है राजुक शब्द, एक शब्द आता है प्रादेशिक, है ना, और एक शब्द आता है युक्त। हालांकि कई ऐसे शब्द हैं, परंतु सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई शब्द है तो ये धम्म महापात्र वाला जो शब्द है अशोक के समय में यूज हुआ था। ऑप्शन में हर्षवर्धन का भी नाम आता है, ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आता है, तो है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनका नाम यहाँ पे हम लगाएंगे, हम नाम लगाएंगे अशोक सम्राट का। ठीक है, अशोक सम्राट का, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और एक बात ध्यान रखिए कि इसमें अधिकांश जो राज्य अधिकारी होते थे, अधिकांश राज्य अधिकारी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो राज्य अधिकारियों का जो हमें देखने को मिलता था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चले, वहाँ से ये प्रक्रियाएं जो हैं चली आ रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से वो प्रक्रियाएं चली आ रही थी। तो अशोक ने अपनी धार्मिक नीति और प्रजा, ध्यान सुनिए, अशोक ने अपनी धार्मिक नीति और प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनके कर्तव्यों में विस्तार किया गया। बात को समझिए इस चीज़ को, ठीक है, कि अशोक ने अपनी जो धार्मिक नीति थी और प्रजा के कल्याण के लिए भावना से वो प्रेरित हुए और उन्होंने जो है कर्तव्यों में विस्तार किया। और अशोक ने पहला प्रशासनिक सुधार यह किया जो प्रादेशिक राजुक से होकर युक्त तक सभी अधिकारी के प्रति पाँचवें वर्ष हैं राज्य में निरीक्षण के लिए जाते थे और जो प्रशासनिक कार्य के लिए अतिरिक्त धम्म का भी प्रचार भी करते थे। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि धम्म का प्रचारक जो शब्द है वो कहाँ से हमें देखने को मिलता है, किसके समय में मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, धम्म में जो प्रचार वाला शब्द आता है तो वो भी अशोक के समय में मिलता है। कहाँ में मिलता है? अशोक का मिलता है। अब कभी ये भी प्रश्न आता है तक्षशिला में प्रति 3 वर्ष पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तक्षशिला में और एक उज्जैनी शब्द आता है। क्या शब्द आता है? उज्जैनी, और एक शब्द आता है तक्षशिला। ये 2 शब्द आते हैं। इन 2 शब्दों को भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें प्रति 3 वर्ष में जो राज्य में निरीक्षण की बात होती थी, ये प्रक्रिया प्रति 3 वर्ष में होती थी। तो ध्यान रखिएगा, शब्द रहेगा निरीक्षण, और ये निरीक्षण शब्द रिप्रेजेंट करेगा इन 2 शब्दों को, तक्षशिला में या उज्जैनी जो है उज्जैनी शब्द में 2 शब्द यूज हो गए। और इसमें बेसिकली प्रशासनिक कार्य के अलावा जो है अतिरिक्त भी धम्म का प्रचार करते थे। और ये किसके शासन में होता था? अशोक के शासन में होता था, ठीक है, अशोक के शासन में होता था। बात आप सभी को समझ में आ रही है ना? बताइए एक बार। मैं आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट बताना चाह रहा हूँ अशोक के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पॉइंट नोट करिए, उज्जैनी एक शब्द है, एक तक्षशिला है, जहाँ पे निरीक्षण की बात हुई, जो धम्म का प्रचार हुआ इसमें। और ये किसके काल में? अशोक के काल में। धम्म महापात्र, राजुक, प्रादेशिक और युक्त जो शब्द है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है धम्म का प्रचार इसमें हुआ था। और ये सभी के सभी अशोक के शासन में देखने को मिलती है, ठीक है। अब बताओ, समझ में आ रहा है? बता क्यों नहीं रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है तो अगर बताओ ना, फिर से बताता हूँ उन चीज़ों को। यही टाइम है, अच्छे से समझ लो, क्योंकि प्रश्न अगर आ गए और आप नहीं कर पाए तो समझो 2 नंबर गए हैं आपके। इसलिए आप ध्यान से सारी चीज़ों को समझते चलो, है ना। ये अशोक के समय की मैं सारी बातें आप लोगों से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और देखो इसमें समझो क्या चीज़ है। धम्म महापात्र जो है अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, ठीक है। क्या किया था? धम्म महापात्र नामक नवीन जो पदाधिकारी है उसकी नियुक्ति की थी। और इनका कार्य क्या था कि विभिन्न संप्रदायों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना और धर्म का प्रसार करना, दानशीलता को उत्साहित करना, ये चीज़ें थी उसमें। नहीं समझ में आया? अरे तो समझ आया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को सुनो अच्छे से। मैं आपको पहले शब्द जो धम्म में बता रहा हूँ, बार बार धम्म शब्द जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूँ 12वें जो शिलालेख हैं, कौन सा? 12वें शिलालेख, ठीक है। इस शिलालेख में धम्म महापात्र, ठीक है, एक तो शब्द ये याद रखिएगा। दूसरा शब्द स्त्रायाधज, महापात्र, एक शब्द ये याद रखिएगा। और एक शब्द था ब्रज, भूमिक, महापात्र, एक शब्द ये याद रखिएगा। ये 12वें शिलालेख में आपको ध्यान रखना है, ये 3 पदाधिकारियों का नाम मिलता है। ये 3 क्या पदाधिकारियों का नाम मिलता है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके थोड़ा सा समझो। अब जो ये धम्म महापात्र है ना,
इस धम्म महापात्र की बात कर रहा हूँ। अपने राज्याभिषेक के जो 13वें वर्ष, कौन से 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की। अब ये बात को ध्यान रखिए, क्या किया? नियुक्ति किया। पेपर में ये सब मिलता है ना। और इसका काम क्या था? इसका काम था भाई कि संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाना, धर्म का प्रचार करना, दानशीलता को उत्साहित करना। किसको? दानशीलता को उत्साहित करना, दानशीलता को उत्साहित करना। क्लियर? तीसरा क्या बताया जी, तीसरा मैंने अभी ब्रज भौमिक महापात्र, ये तीसरा है बता दीजिए जी। सर, तीनों बता दीजिए। हाँ, तीनों बताएंगे। पहले एक तो समझ में आ जाए, ये तो पहले मुझे कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग कि क्या था धम्म महापात्र। प्रचार करने से था संप्रदायों के बीच हाँ प्रचार, दानशीलता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दानशीलता की बात करना और जो सामंजस्य बनाए रखना, धर्म का प्रचार करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हमारे सामने एक शब्द और है यहाँ पे, आप ये भी ध्यान रखिए। जैसे स्वैत जो है स्त्रायध्वज, जो स्त्रायध्वज महापात्र है, इसमें कुछ विद्वानों ने कहा है इसमें कि संभवतः अर्थशास्त्र में उल्लेखित गणिकाध्यक्ष कहा जाता है इनको। तो कभी कभी प्रश्न में अभी तक तो आया नहीं है, परंतु जब गणिकाध्यक्ष का नाम आएगा तो आप रिलेट करेंगे स्त्रायध्वज महापात्र को। अच्छा, दूसरी बात, और कुछ विद्वानों ने कहा, जैसे अगर हम बात करें कुछ विद्वानों में रोमीला का नाम, किसका नाम? रोमीला थॉपर। इनका कहना है कि मुख्य कार्य स्त्रियों से संबंधित था इनका, और जो मुख्य कार्य था स्त्रियों से संबंधित उसी को स्त्रायध्वज महापात्र कहा जाता था। और इनका अधिकांश समय अंतःपुर में व्यतीत होता था। अधिकांश समय कहाँ व्यतीत होता था? अधिकांश समय कहाँ व्यतीत होता था? अंतःपुर में व्यतीत होता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये था दूसरी बात। अब हमारे सामने एक शब्द आता है ब्रज भूमिका या ब्रज भौमिक महापात्र। ये क्या था? यह गोचर भूमि, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते थे? हेलो, दूसरा शब्द मैंने आपसे बताया था, क्या शब्द? स्त्रायध्वज। ये समझ में आ गया? जी सर, इतना करवाया था आपने, स्त्रियों से संबंधित था रोमिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक शब्द हमारे सामने आता है ब्रज भौमिक शब्द। ये ध्यान, ये तीनों शब्द अशोक सम्राट के समय में है समाजकार इतिहास में। ये बेसिकली गोचर भूमि, गोचर भूमि मतलब आपको बता दूं मैं, ब्रज है ना, गोचर भूमि में बसने वाले गोपों की देख रेख करने वाला अधिकारी था। अर्थशास्त्र में जानते हो क्या बोला गया इसको? कौटिल्य ने क्या कहा? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को ब्रज कहा जा, आदि पशुओं को ब्रज कहा गया। संभवतः ब्रज भौमिक पशुओं का रक्षण एवं उसकी वृद्धि की निगरानी करने वाला अधिकारी जो होगा उसको क्या कहेंगे? ब्रज भौमिक महापात्र कहेंगे। और जहाँ मुख्य कार्य स्त्रियों से संबंधित था वह क्या कहलाया? स्त्रायध्वज। और जहाँ आपको संप्रदायों के बीच सामंजस्य, धर्म का प्रचार और दानशीलता को उत्साहित करना, उसका शब्द बताइए कौन सा था? बोलिए। हाँ, धम्म महापात्र। और ये सारे शब्द समाजकारी के हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये सोशल वर्क के हैं सारे के सारे शब्द। ऐसा नहीं कि समाजकारी में नहीं पूछा था। इतिहास है ये समाजकारी का, भारत का, तो इसलिए अशोक का नाम हमें देखने को मिलता है। हालांकि शब्द राजुक का भी शब्द आता है, एक शब्द आता है राजुक भी। मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताना चाहूँगा। ये बेसिकली राजुक कहिए या रज्जु ग्राहक कहिए, एक अधिकारी होता था। इसका मतलब था कि अशोक के जो लेख थे उस लेख में राजुक नाम उल्लेखित हुआ, जो भूमि की पैमाइश करने वाला होता था। जैसे भूमि को मापने वाला, जैसे तहसीलदार, और गांव वगैरह ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लेखपाल, तहसीलदार वगैरह मिलते हैं ना,
ठीक उसी प्रकार से अशोक के समय में क्या नाम बोला गया था उनको? राजुक बोला गया था। जो भूमि को पैमाइश करने का अधिकारी होता है उसको बोला गया। और अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता योग धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए राजुक की नियुक्ति की है। ये अशोक का कहना है। इसमें इस तरीके की बात इन्होंने कहा था। और एक शब्द मैंने अभी बताया था युक्त करके। युक्त नामक अधिकारी जो थे वो बेसिकली निर्विवाद, अर्थशास्त्र में उल्लेखित था युक्त शब्द। बेसिकली इसका मुख्य कार्य था कि राजकीय संपत्ति का मैनेजमेंट, यानी राजकीय जो संपत्ति है उसका प्रबंधन से थे। लगान की वसूली और राजस्व में वृद्धि से संबंधित था ये। और ये तृतीय लेख में था। युक्त शब्द किस में था? तृतीय लेख में था, है ना, तृतीय लेख में था। ठीक है, तो याद रखिएगा राजुक चतुर्थ में था और तृतीय लेख में जो था आपका युक्त शब्द था। बस, तो ये प्रशासनिक आधिकारिक वर्ग थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द थे, हम लोगों से मिलते हैं पेपर में देखने को, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। क्लियर रहेगा? तो मैं फिर अब आगे बढ़ता हूँ। बोल दीजिए एक बार। सर राजकीय संपत्ति का क्या बोले सर? जी, राजकीय संपत्ति में जो यूज़ आता था वो युक्त शब्द को हम लोग देखने को, राजकीय संपत्ति में देखते थे जो शब्द, वो युक्त शब्द हमें देखने को मिलता था। उसका मैनेजमेंट करता था वो राजकीय संपत्ति में, प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन। ठीक है, यह युक्त शब्द हमें मिलता था। ठीक है, चलिए, तो अशोक के लेखों में प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नामोल्लेख मिलता है, जैसे युक्त, राजुक, प्रदेशिक और एक धम्म महापात्र, स्त्राध्यक्ष महापात्र, ब्रजभूमिक महापात्र, है ना। अच्छा, प्रादेशिक शब्द भी आपने देखा होगा। प्रादेशिक शब्द का मतलब ये था कि जैसे मुख्य कार्य था कर संग्रह से मुकदमों की सुनवाई और विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष थे उनके कार्यों की निगरानी होगी, है ना, वो प्रादेशिक शब्द था। जैसे कोई काम कर रहा, कोई विभाग में अध्यक्ष है, तो उसके काम का जो निगरानी होगी वो प्रादेशिक को एक नियुक्त किया था इन्होंने, एक प्रादेशिक को नियुक्त किया था, है ना। तो ये शब्द आता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, भारत में जब मुसलमान आए तो उन्होंने भी अपने धर्म का आदेशानुसार दान पुण्य पर अधिक बल और अधिक धन व्यय किया। इस्लाम में ज़कात, ठीक है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि पेपर में नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति और विशेष कर या विशेष प्रकार से धन या स्वर्ण का 2.5% भाग जो है जकात के रूप में व्यय करना आवश्यक था। और जकात की रकम निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर जो व्यय थी उसकी व्यय की जाती थी। और इसके अतिरिक्त इस्लाम में एक संस्था थी, खैरात की भी है, जिसके अनुसार अभावग्रस्त व्यक्तियों की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से की जाती थी और इसके लिए कोई दर निश्चित नहीं था और यह इच्छानुसार दी जाती थी। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, अभी तक पेपर में तो नहीं पूछा गया है, परंतु आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं और भी पॉइंट लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है भारत में काफ़ी अधिक समय में पारसीय लोग भी रहते थे। अब पारसियों के धर्म में भी दान का बड़ा महत्व था और पारसियों ने यहाँ धर्मशालाएं, तालाब, कुएं, विद्यालय आदि भी बनवाए। उन्होंने भी बहुत से न्याय स्थापित किए, जिनमें से एक प्रसिद्ध न्याय था बॉम्बे पारसी पंचायत ट्रस्ट फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो सकता है हम लोगों से पेपर में ये देखने को मिल जाए। बॉम्बे पारसी पंचायत ट्रस्ट फंड के नाम से जाना जाता है। ये एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न पूछे कहाँ की है तो मुंबई आप लोग बताइएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे आप सभी लोग, इसकी स्थापना अगर हम जिक्र करें तो हमें देखने को मिलता है सन 1670 में। और उस दशक में एक धर्मार्थ ट्रस्ट था ये 1670 में। सबसे बड़ा निजी जमींदार है जो पारसी समुदाय के लिए निम्न और मध्यम वर्ग के सदस्यों के लिए बनाया गया था ये, ठीक है, उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये 55 एकड़ की संपत्ति में जो है अपनी जो प्रक्रिया संचालित करता है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। 1670 वाली।
और इन प्रयासों के उद्देश्य से पारसी विधवाओं की सहायता और पारसी बालिकाओं की विवाह संबंधी सहायता, नेत्रहीन पारसियों की सहायता, निर्धन पारसियों की सहायता, धार्मिक शिक्षा संबंधी सहायता इत्यादि चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था इसमें। ठीक है, जिसे हम लोग बॉम्बे पारसी पंचायत या बॉम्बे पारसी पंचायत या इसी को कहीं कहीं BPP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? BPP के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में है, 1670 के दशक में यह आया था। यह एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। स्पष्ट हो गया? एक बार आगे बढ़ें फिर। जी सर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो कीवर्ड्स रहेंगे, जो पॉइंट रहेंगे, उन सभी चीज़ों पर मैं जिक्र करूंगा थोड़ा सा रुक के, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। बात फिर करते हैं, अगला स्टेप आता है समाज सुधार आंदोलन को लेकर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को लेकर बात आती है। हालांकि मैं आपको बात करने वाला हूँ 19वीं सदी में कौन कौन से समाज सुधारक रहे हैं और कौन कौन सी सामाजिक संस्था रही है। ये क्लासेस कल चलेगी आप लोगों की। ठीक है, तो आज अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखे रहिए, समझे रहिए। जब अंग्रेज भारत में आए तो क्रिश्चियंस मिशनरों ने भी यहाँ अपना कार्य जो है प्रारंभ कर दिया। क्रिश्चियंस मिशनरों ने भी अपने धर्म का प्रचार से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो समाज कल्याण संबंधित कार्य किए। सन 1780 की बात है, बंगाल में श्रीरामपुर मिशन स्थापित हुआ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा है ये बंगाल में जो श्रीरामपुर मिशन है, जिससे हमारे पेपर में भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है इससे प्रश्न, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। सन 1780 का नाम आता है। कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है, जैसे अगर मैं प्रश्न करूं, डैश ने 1780 में द बंगाल गजट नाम से भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। और यह प्रकाशित किसने किया? तो नाम याद रखेंगे, एक नाम आता है जेम्स आगस्टस हिक्की। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने सन 1780 में द बंगाल गजट नाम से भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया और उनका नाम था जेम्स आगस्टस हिक्की। ठीक है, हिक्की, जो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? कोलकाता में आप कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें अगर हम बात करें, जैसे हमें समाचार पत्रों के बारे में बात करते हैं, तो एक सुधारक पत्र था, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर कुछ पत्रों के बारे में जिक्र किया जाए, तो जैसे हिंदू देशभक्त एक समाचार पत्र था। इसके संस्थापक जो थे मधुसूदन थे। सोशल वर्क का पेपर में ये प्रश्न बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो फैक्ट के आधार पे होते हैं। और एक था रैस्ट गोफर का नाम आता है। और इसमें अगर हम बात करें तो दादा भाई नरौजी का नाम आता है। और हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय दर्पण का, तो भारतीय दर्पण में किसका नाम आता है? देवेंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अमृता बाजार पत्रिका, बहुत ही फेमस प्रश्न रहा है SSC वगैरह में। अमृता बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष का है। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इनका रहा है समाचार पत्र। और एक रहा सुधारक समाचार पत्र, जीजी, इनका नाम है जीजी अगरकर। ठीक है, तो ये नाम है, कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमसे हो सकता है पेपर में पूछा जा सके। परंतु जो हम बात कर रहे थे जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के बारे में, है ना, ये जब इन्होंने स्थापित किया, एक तो उस समय अखबार में तो गवर्नर जनरल का नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो उसमें वारिंग हॉस्टिंग थे, जिनके प्रशासन का एक मजबूत आलोचक के रूप में देखने को मिला था। ठीक है, मजबूत आलोचक के रूप में मिला था। तो हालांकि पेपर में ये नहीं आता है, वारिंग हॉस्टिंग वगैरह का नाम बहुत कम पूछा जाता है, परंतु सोशल वर्क में अगर कोई प्रश्न आएगा तो ये समाचार पत्र पूछ लेगा और किसने दिया, ऐसा हो सकता है आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि बंगाल में श्रीरामपुर मिशन की स्थापना हुई।
ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इस मिशन में हिंदू सामाजिक ढांचे में सुधार लाने का प्रयास किया गया। उदाहरण स्वरूप इसे बाल विवाह, बहुविवाह, बालिका हत्या, सती एवं विधवा विवाह पर निषेध विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। इसके अतिरिक्त इस मिशन ने जाति प्रथा के विरुद्ध भी प्रचार किया और अपने इन विचारों को क्रियाशील के रूप में भी प्रदान करने के लिए इस मिशन ने अनेक समाज कल्याण संस्थाएं स्थापित की गईं, जिसके अनुसार या जिसके द्वारा अभावग्रस्त एवं पीड़ित लोगों की सहायता भी की जाती थी। और उस समय अधिकतर कल्याणकारी संस्थाएं क्रिश्चियंस मिशनरों द्वारा स्थापित की गई थी। कुछ समय बाद ही अशोक हितैषी व्यक्तियों लोक हितैषी व्यक्तियों और अन्य धार्मिक संस्थाएं एवं राज्य के इस क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया था। 18वीं शताब्दी के अंत में क्रिश्चियंस मिशनरों का प्रचार भारत में विचारशील लोगों के लिए एक चुनौती रूप में रखा गया। अतः इस चुनौती का सामना करने के लिए अनेक लोग तैयार हुए और इस प्रकार के एक व्यक्ति ने राजा राम मोहन राय भी थे, जिनमें से भारत की प्रथाओं में सुधार लाने का प्रयास किया था। और इनके बारे में आपको अच्छे से मालूम है, इनके बारे में कल हम लोग और डीप में पढ़ेंगे। उन्होंने विशेष प्रकार की जाति प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया और अनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर दी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं को क्रिश्चियंस धर्म स्वीकृति करने से सुरक्षित रखना। और ब्रह्म समाज में अकाल सहायता, बालिका शिक्षा, स्त्रियों के उत्थान, मद्य निषेध और दान प्रोत्साहन पर भी कार्य किया गया था। ठीक है, ये जिक्र हमें देखने को मिलता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान में भारत में समाज सेवा पद्धति का मुख्य उद्देश्य दो थे। एक तो ये था कि भारत में सामाजिक और धार्मिक ढांचे को पुनः जीवित करना था, उसे विदेशी धर्म एवं संस्कृति में सुरक्षित करने से रखा गया था। वहीं दूसरी बात करें तो समाज सेवी संस्थाएं स्थापित करना, जिनसे भारत के निवासियों को क्रिश्चियंस मिशनरों द्वारा स्थापित सामाजिक सेवाओं का प्रयोग की आवश्यकता न रह जाए। इस प्रकार की यहाँ की सामाजिक सेवा को भी क्रिश्चियंस मिशनरों द्वारा भी स्थापित सामाजिक सेवाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मोटिवेट किया गया या प्रोत्साहित किया गया। दो बातें थी। पहली बात ये थी कि सामाजिक और धार्मिक ढांचों को पुनः जीवित करना था, जिसमें हिंदू और संस्कृति को सुरक्षित करने की बात की गई। दूसरी ये बातें थी संस्था स्थापित करना था और भारत के निवासियों को क्रिश्चियंस मिशनरियों द्वारा जो स्थापित थे, ठीक है, उनकी ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके की बात दूसरे पॉइंट में कही गई थी, है ना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आया द चार्ल्स एक्ट, है ना। अब इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये कौन सा जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स एक्ट या चार्ल्स एक्ट कहते हैं। और ये एक्ट सन 1813 का है ना। इस एक्ट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जानते हैं आप लोग इस एक्ट को क्या बताया जाता है? ये एक्ट किस चीज़ को बताता है? एक बार मुझे जरा स्पष्टी करें। चार्ल्स एक्ट है? नहीं सर, नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा एक्ट था जो भारत के ब्रिटिश आधिपत्यों पर ब्रिटिश संप्रभुता को पुनः स्थापित किया। चाय, अफीम, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति करने पर बात करता था। और इसी प्रकार के चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार के लिए ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया भी गया था। तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत, परंतु हम सोशल वर्क में पढ़ेंगे तो शिक्षा के विकास के प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई और इन लोगों ने शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। और राजा राम मोहन राय ने पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में ऐसी शक्तियों को गति दिया और जिससे कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। सती प्रथा के विरोध में उनका प्रथम लेख आया था 1818 में प्रकाशित हुआ और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, और 1815 में उन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना कर दी और 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना कर दिया, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जिक्र हमें किया गया, तो इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 है, जिसे हम लोग चार्टर एक्ट 1813 के रूप में भी जानते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की संसद की एक अधिनियम था ये, है ना, एक अधिनियम था। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसमें भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए एक नई जिम्मेदारी की अंग्रेजी द्वारा धारणा, और दूसरा अगर हम बात करें तो मिशनरी गतिविधियों पर नियंत्रण की छूट, ये क्रियाविधि इस पर खासकर हुई थी। ठीक है,
आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो जिक्र होता है हिंदू रेगुलेटिंग जो है रीमैरिज एक्ट के बारे में। आपने नाम इसका सुना होगा, ये इतिहास है, ध्यान रखेंगे। खासकर मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि हिस्ट्री पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिंदू रीमैरिज एक्ट के बारे में, तो ये एक्ट कब आया था, तो आप लोग पहले बताएंगे कि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1956 में आया था। कब आया था वो? 1856 में आया था। कब आया था? 1856। हाँ 1856। और ये पेपर में हम लोगों से कई बार पूछा भी जा चुका है। अब ध्यान रखेंगे कि भारत के पहले गवर्नर थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इम्प्लीमेंट किया। और इस अगर हम बात करें तो इसमें विधवा महिलाओं के शादी से संबंधित कानून का अधिकार क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया। इस अधिनियम में हिंदू विधवाओं के दोबारा शादी करने को वैध कर दिया गया, इसी एक्ट में बताया गया है ना, इसी एक्ट में बताया गया। इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे। और विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है ये। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। कार्यकाल पूछ लेता है किसके दौरान तैयार हुआ था, तो कार्यकाल में बताइएगा आप सभी लोग नाम किसका, लॉर्ड डलहौजी का नाम बताएंगे, ठीक है ना, याद रहेगा, इनका नाम आप बताएंगे। क्या हुआ, आवाज़ नहीं जा रही है? जी सर। जी सर। सर आ रही है। आ रही है भी। अच्छा टिंकल क्या हुआ भाई, इसने एक मैसेज डाला है ग्रुप में, सर जी सर ज्वाइन नहीं हो रहा है। टिंकल तो ज्वाइन थे अभी क्लास में आई थिंक। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो इसमें एक और पॉइंट नोट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग कि इनके कार्यकाल में तैयार हुआ, तो ये किसके कार्यकाल में पारित हुआ, तो नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, वो 1856 का था, ठीक है, 1856 का था। और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को सबसे पहले अगर किसी ने वैध बनाया है, सबसे पहले अगर कोई वैध बनाया है तो वो नाम लॉर्ड कैनिंग का ही आता है। और इस अधिनियम ने उन सभी विधवाओं को वे सभी अधिकार और विरासत भी प्रदान किए हैं जो उन्हें उसकी पहली शादी से समय मिले थे। उसी के बारे में जिक्र किया गया है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम भारत में विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुधार था। ये एक प्रमुख सामाजिक सुधार था। और इसी कानून से पहले, इस कानून 1856 से पहले सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? संत पैट्रिक। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब? तो 1829 का जवाब दीजिएगा। बहुत बच्चे 1828 ला के चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है जवाब, है ना। अब यहां तक बात क्लियर है जी? क्या कह रहे हैं? 1829 करेक्ट जवाब। सती प्रथा पर जो है लागू करने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक की भूमिका आती है। जी सर। अब देखिए, केशव चंद्र सेन ने एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया। ईश्वर चंद विद्यासागर एक और समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों के द्वारा हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ। जस्टिस रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, और 1861 में विंडो मैरिज एसोसिएशन उसका नाम रखा। तो स्थापना कब हुई विंडो मैरिज एसोसिएशन की? 1861 में। किसने किया है इसका स्थापना? तो नाम क्या आना चाहिए आपका, बताइए जरा। जस्टिस रनाडे। हाँ, जस्टिस रनाडे ने किया है। बहुत बढ़िया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। इनके बारे में हम सबसे पेपर में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, ये पूछे गए हैं प्रश्न, है ना। 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई और इस संघ में जस्टिस रनाडे द्वारा वित्त पोषित किया गया। और प्रथम विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने सन 1850 में किया था। प्रथम किसने किया था? विष्णु शास्त्री पंडित। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ फैक्ट, ताकि कोई चीज़ें आप कंफ्यूज ना रहें, कब क्या हुआ कब नहीं, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे।
स्पष्टीकरण हो गया, तो मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट पॉइंट लूँ। और ये 1950 एक बार बता दीजिएगा। जी, विधवा पुनर्विवाह संघ वर्ष 1861 में जस्टिस रनाडे ने किया था। ठीक है, और प्रथम विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना हुई है वो विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था 1850 में। 1850 में, करेक्ट। जी सर। हाँ, अब बढ़िए आगे, नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। देखिए पॉइंट इस समय ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है जो सोशल वर्क में पूछा ना गया हो, सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं, है ना, और उन्हीं पर मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ। अब हमारे सामने एक और शब्द आ रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे, आप सभी लोग, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जानते होंगे। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा 28 दिसंबर 1885 का वर्ष हमें देखने को मिलता है ना। और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी इसकी स्थापना। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी थे, उनका नाम क्या था मालूम है आपको? A.O. ह्यूम। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। A.O. ह्यूम का नाम आता है, जिन्हें कलकत्ते में जो है बेमोस चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था तो नोट कर लीजिएगा, बेमोस चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, और जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गया था। तो इसी को सूरत विभाजन कहा गया। अब हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको पता भी होनी चाहिए वैसे, है ना। तो 1885 के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। 1907 में हुआ पहला विभाजन, 1907 में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। कौन कौन से थे? कांग्रेस गरम दल का एक पार्टी थी, एक कांग्रेस के नरम दल की पार्टी थी। उन दो नामक दो दल हुए, उन दोनों दलों में डिवाइड हो गया, यानी विभाजन हो गया उसका। इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। यद्यपि ह्यूम ने इसे सुरक्षा वाल्व के रूप में भी स्थापित किया। इसे सुरक्षा वाल्व किसने कहा? तो A.O. ह्यूम ने कहा। यद्यपि कालांतर में इसे समाज में काफ़ी सुधार भी आया था, समाज में काफ़ी सुधार भी आया था इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए ये, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, है ना। और बात करते हैं 1887 में समाज सुधार के लिए एक नवीन संगठन की स्थापना हुई, जिसका नाम था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। देखिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं 1887 में समाज सुधार के रूप में एक नवीन संगठन की स्थापना हुई, और उसका नाम रखा गया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम रखा गया था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। आपको मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सामाजिक सुधार का प्रकोष्ठ था, और इसका पहला सत्र जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1887 में हुआ था, है ना। और इसी सम्मेलन का आयोजन एक ही स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक सम्मेलन के रूप में प्रतिवर्ष होता था, और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करता था। ये सामाजिक सुधार से संबंधित था, इसलिए ज़्यादातर सोशल वर्क में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब अगर आपसे कोई प्रश्न बनाया जाए, मैं मान लो एक प्रश्न बनाता हूँ, ठीक है, उसको आप सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको बताओ, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, जो बेसिकली इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना गया, और इस सम्मेलन का संकल्प आंदोलन शुरू किया गया था। तो किस रूप में शुरू किया गया था? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, लोगों को बाल विवाह के खिलाफ, लोगों के बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा
लेने के लिए प्रेरित करता था। क्या करता था ये? प्रेरित करता था। और आप देख सकते हैं रनाडे इसके सचिव बने थे। इसका उद्देश्य बाल विवाह, दहेज प्रथा को बंद करना था, स्त्री शिक्षा का प्रसार करना था। ये भी ऑप्शन में मिल सकते हैं, जरूरी नहीं ऑप्शन में जो मैंने बताया ये भी मिल सकता है आपको, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। और क्रम को आगे बढ़ाना जो है आर्य समाज ने इसमें स्थापना हुआ और उसकी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। इसी क्रम को आगे जब बढ़ाया गया तो किसके द्वारा बढ़ाया गया? आगे स्वामी दयानंद। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात रखिए, इस सम्मेलन में ना अंतरजातीय विवाह की वकालत और कुलीनवाद और बाल विवाह का विरोध भी किया गया था, है ना। अंतरजातीय विवाह का अगर बात किया जाए वकालत, तो इसी के अंतर्गत देखने को मिला था। इंटरकास्ट मैरिज किसे कहते हैं ये बात भी आपको पता होना चाहिए। दो अलग अलग जाति के वर और कन्या का विवाह अगर होता है तो वह अंतरजातीय विवाह कहलाता है। करेक्ट? सही है ना? बोलते भी रहा करो थोड़ा बहुत। 72 में विवाह अधिनियम जो आया था उसमें था ना सर? नहीं तो मैंने आपसे ये बात यहाँ पर ये जिक्र कर रहा हूँ कि इस सम्मेलन में अंतरजातीय विवाह की वकालत भी की गई थी और कुलीनवाद और बाल विवाह का विरोध भी किया गया था। तो मैंने एक परिभाषा बता दिया है आप लोगों की, इंटरकास्ट मैरिज किसे कहते हैं। बाकी तो वो अधिनियम में तो था ही, उसमें कोई अलग बात नहीं है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य 1875 वाले का, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, इनका कहना था कि वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने हिंदू धर्म के उत्पन्न में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी, या सत्यार्थ प्रकाश की जो है किताब लिखी थी 1875 में। कब लिखी थी बताइए? हाँ, 1875 में। ध्यान रखेंगे, इनका काफ़ी फेमस ये किताब रही है, एक प्रकार से ग्रंथ रहा है जो फेमस रही है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस किताब में 14 अध्याय हैं। हालांकि पेपर में नहीं पूछा था कुल कितने अध्याय हैं, लेकिन कुल टोटल 14 अध्याय हैं। आपको बता दूं, एक है बाल शिक्षा, अध्ययन अध्यापन और विवाह एवं गृहस्थल या गृहस्थ की बात हुआ है, संन्यास राजधर्म की बात हुई है, संन्यास राजधर्म की बात हुई है। और उसके बाद ईश्वर के बारे में जिक्र किया गया है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बात किया गया, बंध मोक्ष के बारे में बात किया गया है, आचार और अनाचार के बारे में जिक्र किया गया है, आर्यावर्त देशी के बारे में बात किया गया, आर्याव्रत देशी के बारे में जिक्र किया गया है, ईसाई मत के बारे में बात किया गया है और इस्लाम के बारे में बात किया गया। कुल टोटल 14 अध्याय हैं इस किताब में, उसके बारे में जिक्र किया गया है सत्यार्थ प्रकाश के। आधुनिक हिंदी का पहला ग्रंथ यही माना जाता है, आधुनिक हिंदी का पहला ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ही है। ठीक है, याद रखेंगे खासकर आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, इन्हीं के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, रामकृष्ण मिशन आया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो हमारे सामने ये जो शब्द है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सन 1897 में इसकी स्थापना हुई। और किसने किया था? तो याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके परम शिष्य नाम था उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उनका क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद, है ना। तो उनके परम शिष्य थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। और इसका मुख्यालय जो था कोलकाता के निकट एक बेलूर था। क्या नाम था उसका? बेलूड। ठीक है, कोलकाता में क्या था? बेलूड था। उनमें जो है वहाँ पे इसकी मुख्यालय बनाया गया। और इस मिशन की स्थापना का केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया गया। किसका प्रचार प्रसार हुआ? वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन जो है दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग्य मानता था, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी बना था, है ना। तो याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ये भी शब्द, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें जाति प्रथा एवं मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। और इसी तरह एक और आए, सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में भी आपको पता होगा। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसका नाम देखने को हमें मिलता है?
सर सैयद अहमद खान के नाम देखने को मिलता है। अलीगढ़ आंदोलन जो था वो बेसिकली मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में आधिकारिक आरक्षण प्राप्त करना था। और इसकी अलीगढ़ आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुआ था, है कि नहीं? पता है कि नहीं पता है? 1875 में। जी सर थोड़ी स्पीड कम रखिए, लिख नहीं पा रहे। ओके अलीगढ़ ओके। आंदोलन अलीगढ़ जो आंदोलन था 1875 में मैम सर सैयद अहमद खान ने किया था। और जानते हैं क्या मोटो था उसका? मोटो था कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर, अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में आधिकारिक आरक्षण प्राप्त करना था उनका। इसके बारे में जिक्र किया गया था इसमें। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है हम सब के लिए ये। यहाँ जो है पर्दा, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, दास्ता और तलाक आदि से संबंधित मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों की शुरुआत हुई थी, है ना, शुरुआत हुई थी। इसी में आपने एक नाम सुना होगा, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना, सुना होगा नाम आप लोगों ने। जब बात आती है इसकी स्थापना को लेकर, ठीक है, तो तब भी आप लोगों को नाम 1875 ही लगाना है, 1875 का ही नाम लगाना है और सर सैयद अहमद खान का ही नाम लगाना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद सन 1920 आता है, 1875 के बाद 1920 आता है और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। कब विश्वविद्यालय बना ये? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU कब बना? 1920 में बना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, 1920 में बना, ठीक है कहाँ अपना? जी। जी सर ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट शब्द है हम सब के लिए ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप लोग, तो एक और शब्द हमारे सामने आ रहा है जो फेमस शब्द है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और आप लोगों को मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जब जिक्र होता है तो इसकी स्थापना की बात करता है, तो फिर इसकी स्थापना भी 1875 लगाते हैं आप लोग, 1875। नहीं 1881 नहीं सर, 1875, 1875, ठीक है सर। मुख्यालय की बात होती है जब इसका बनाया गया अडियार में, मद्रास अडियार में, तब आप जवाब लगाते हैं 1882। करेक्ट? एक बार बताइए आप लोग। जी सर। हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। न्यूयॉर्क में इसका जो है USA में 1875 में मैडम HP ब्लॉट्स्की का नाम एक आता है। एक रूसी महिला थी जिनका नाम था हेनरी स्टील ओलकॉट और अमेरिकी कर्नल द्वारा, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य यही था कि नस्ल, रंग, पंथ के किसी भेदभाव के बिना मनुष्य का सार्वजनिक भाईचारा बनाना, प्राचीन जो धर्म है और जो दर्शन है उनको अध्ययन को बढ़ावा देना, इस चीज़ के बारे में जिक्र करता है ना, इन्हीं के बारे में जिक्र होती है। लेकिन जब बात आती है एनी बेसेंट की तो 1907 का वर्ष आता है, तब वहाँ पर भूमिका अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट जी की आती है। करेक्ट रहेगा? सर तीन नाम बता दीजिए फिर से। मैंने कहा आपको एक नाम आता है हेनरी स्टील ओलकॉट का नाम आता है, एक नाम आता है आपका HP ब्लॉट्स्की, मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, HP ब्लॉट्स्की का नाम एक आता है ना, और एक नाम आता है ओलकॉट का नाम आता है, और एक नाम आता है एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में, ठीक है, भारत में एडियार में हेनरी स्टील ओलकॉट के साथ की थी और उसका मुख्यालय चेन्नई के अडियार में ही था। और 1907 से लेकर 1933 तक, 1907 से लेकर 1933 तक अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। कौन रहा अध्यक्ष? एनी बेसेंट। हाँ, बाकी तो आपको पता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में उपलब्ध प्राचीन धर्म, विज्ञान और दर्शन का अध्ययन कराना था, पुरुषों की दैवी शक्तियों का विकास करना था, इससे विश्व बंधुत्व के मार्गदर्शन में सहिष्णुता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामंजस्यपूर्ण एकता के साथ काम करना था।
ठीक है, ये जिक्र हमें देखने को मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, बाकी हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में इन सभी पर डीप पे। समाज सेवा संगठन के बारे में देखते हैं। समाज सेवा संगठन मतलब सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कौन कौन से देख सकते हैं आप। अच्छा, आपने नाम तो सुना ही होगा इनके बारे में भी, बहुत ही फेमस नाम है ये सोशल वर्क में, है ना। 1882 में पंडित रमाबाई द्वारा पूना में जो है अगर हम बात करें तो एक आर्य महिला समाज की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। 1882 में रमाबाई पुणे चली गई और जहां उन्होंने आर्य महिला समाज, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्य वुमेन सोसाइटी, की स्थापना किया। और उद्देश्य जानते हो आप लोग क्या था इसका? इसका उद्देश्य केवल इतना था कि महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह के उत्पीड़न से युक्त या मुक्त का उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाए। इस तरीके की बात जो है जिक्र किया गया था। पंडिता रमाबाई सरस्वती एक भारतीय समाज सुधारक थी जो भारत में महिलाओं की शिक्षा का उद्धार में अग्रणी थी। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा परीक्षा के बाद सरस्वती जी ने जो है संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता की उपाधि सम्मानित की गई। और ये पहली महिला थी जिन्होंने आर्य महिला समाज या सोसाइटी की स्थापना की, जो महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह के उत्पीड़न कर मुक्ति के उद्देश्य से जो है उसको बढ़ावा दिया इन्होंने। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक हैं, सामाजिक नेता हैं और ये आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने वैदिक धर्म में सुधार करने का बात किया है, इन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात किया है। क्लियर? सर रामाबाई जी को पंडिता की उपाधि किसने दी? पंडिता की उपाधि यहाँ पे किसी का नाम नहीं आता है किसने दिया था, लेकिन संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता की उपाधि जो है उनको सम्मानित की गई। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो वो लोग थे, व्यावसायिक संगठन के जो लोग करता थे, वही लोगों ने दिया था, है ना, उन्हीं लोगों ने दिया था। ठीक है, हाँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है। रमाबाई पुणे ने सेवा सदन समाज की संस्थापक और अध्यक्ष भी बनी हैं। सेवा सदन समाज संस्थापक और अध्यक्ष भी रही हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, याद रहेगा। बताइए। हाँ, रमाबाई पुणे जिन्होंने 1885 में इसका स्थापना किया और उसके अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सेवा सदन सोसाइटी के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद इसी संस्था के द्वारा अनेक स्थानों पर अनाथालयों और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की गई, जिसके बाद 1887 में शशिपद बनर्जी द्वारा बंगाल में हिंदू विधवाओं के लिए एक विधवा गृह की स्थापना हुई 1887 में। और आपने नाम सुना होगा, इसी प्रकार प्रोफेसर डी.के. कर्वे द्वारा जो है पुणे में भी एक विधवा गृह की स्थापना किया गया था। जिक्र हमें देखने को मिलता है किसका नाम यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर, या बात करें डी.के. कर्वे का नाम। डी.के. कर्वे का नाम बहुत ही फेमस रहा है सोशल वर्क में। इनसे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न हमसे पूछा जा चुका है हम लोगों से, है ना। इनका नाम भी आप जो है ढोंडो केशव कर्वे के नाम से इनका पूरा नाम है जो जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और हिंदू विधवा गृह की स्थापना सन 1896 में किया गया था। ठीक है, विधवा घर की स्थापना कब हुई है? 1896 में। और 1916 में कर्वे ने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय भी खोला है। ठीक है, और कर्वे जी ने ही विधवा विवाह संघ की स्थापना भी की है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। विधवाओं, पुणे में एक विधवा गृह खोला गया था, उस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, 1896 वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गांधी जी का बहुत ही फेमस शब्द आप लोगों ने पता है, आप सबको अच्छे से जानते होंगे। सर्वोदय एक ऐसा शब्द है गांधी जी की जहां पर इसकी अवधारणाओं को प्रतिपादन के रूप में इन्हीं की भूमिका आती है। लेकिन जब भूमि ग्रहण से बात होती है तो हमारे सामने नाम आता है किनका?
विनोबा भावे जी का। अब ध्यान रखेंगे आप लोग, सर्वोदय शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, सार्वभौमिक उत्थान होता है, सार्वभौमिक उत्थान होता है, या आप ये कह लीजिए कि सभी की प्रगति करना, सभी की प्रगति करना, ये कह लीजिए। आपको पता है गांधी जी का एक सिद्धांत था जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित था, और वो एक ऐसे विद्वान से बड़े प्रेरित थे जिनका नाम था जॉन रस्किन। क्या नाम था? जॉन रस्किन। और जॉन रस्किन की एक किताब आई जो सोशल वर्क में खूब पूछी जाती है, सोशोलॉजी में भी पूछी जाती है। मैं आप लोगों से कल एक पेपर करवाऊंगा, आप लोग देखिएगा, अनटू दिस लास्ट वाला। बहुत सारे प्रश्न जो मैं आज करवा रहा हूँ आप लोगों से, लगभग 30% आप लोगों से इनसे प्रश्न मिलेंगे, है ना। तो अनटू दी लास्ट से प्रेरित हुए, और सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण युक्त समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर देने की बात करता है ये शब्द, ठीक है। तो ये प्रतिपादन हुआ, और उन्होंने देश में राम राज्य की स्थापना की कल्पना की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें व्यक्ति की संपूर्ण विकास के लिए उचित दशाएं उपलब्ध हो। फिर उसके बाद आप देखें तो उन्होंने हरिजन कल्याण के लिए भी, जनजातियों के कल्याण और महिला कल्याण जैसे कार्यक्रमों का भी एक रचनात्मक व्यवस्था लाने की भी बात की गई। फिर उसके बाद 1929 में एक आता है शारदा एक्ट। कब आता है? आपको पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में, बहुत फेमस एक्ट है ये। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता है। सन 1929 में शारदा एक्ट आया, और ये शारदा ही एक विद्वान का नाम था, अपने ही नाम पर ये अधिनियम बना दिया। और इन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष की आयु शादी के लिए निर्धारित किया था। हालांकि बाल विवाह निरोध अधिनियम, यही शारदा एक्ट को ही कहा जाता है जो 1929 का है, जो 1929 का है। और ध्यान रखेंगे यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल रखी गई, लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी, मतलब बताई गई थी। बाद में इसमें संशोधन भी हुआ, और आपको पता होगा जब संशोधन हुआ तो लड़कियों की आयु बना दी गई 18 वर्ष गर्ल्स की, और बॉयज़ की जो वर्ष बना दी गई वो 21 वर्ष कर दी गई। पता होगा आप लोगों को तो, जी सर। है ना। जी सर। बहुत ही फेमस एक्ट रहा है ये, कई बार पेपर में हमसे पूछा भी जा चुका है। बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में एक संगठित महिला समूह द्वारा उठाया गया पहला सामाजिक सुधार आंदोलन मुद्दा था ये, और इस समूह में कई राजनेताओं पर अपने प्रतिमंडलों को धरना देकर, है ना, और नारे लगाकर इस अधिनियम का समर्थन करने के लिए दबाव डाला गया था। उनका मानना था कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद यह पता चल जाएगा कि भारत सामाजिक सुधारों के प्रति गंभीर है ना। और नाम याद रखिएगा इसके प्रयोजक में तो हरबिलास शारदा का नाम आता है। पूरा नाम इनका क्या है? हरबिलास शारदा। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस एक्ट से संबंध में, ठीक है। बताते रहिएगा थोड़ा बहुत। जी सर। हाँ चलिए, जी सर। हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण। बहुत ही फेमस शब्द है, और ये आपको पता ही है संगठन वगैरह थे जो कार्य शिक्षण प्रशिक्षण वाली जो प्रक्रिया थी वहाँ से ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। सन भारत में 1936 में पहले समाज कार्य का एक ऐच्छिक क्रिया समझा जाता था। हालांकि सोशल ग्रुप वर्क 1935 में आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। सोशल ग्रुप वर्क 1935 में आया था, सबसे पहले यही आया था। बाद में जब ये ऐच्छिक संस्था बनी उसके बाद इसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है, भारत में। तो 1936 में पहला समाज कार्य के लिए एक ऐच्छिक क्रिया की गई, जिसमें पहली बार समाज कार्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक संस्था बनी जिसका नाम रखा गया सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, परंतु इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब इसका नाम TISS रख दिया गया है, और ये 1945 में नाम परिवर्तित हुआ। कहीं कहीं 1944 भी मिल जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। और इसी समय इस बात को स्वीकृति भारत में भी हो चुकी थी कि समाज कार्य के लिए औपचारिक शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया। तत्पश्चात इस विद्यालय का नाम जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो गया, ठीक है। और किसने इसकी स्थापना की थी तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम था सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा जहांगीर रतन दादा भोय करके उनका नाम था। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उस समय प्रथम जो निर्देशक बने थे उनका नाम था डॉक्टर मनसट। क्या नाम था उनका? डॉक्टर
डॉक्टर मनसल्ट। मनसठ, हाँ ध्यान रखेंगे। तो ये जो है एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी भी बन गई, बाद में ये ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। और स्वतंत्रता के बाद अनेक समाज विभाग और विद्यालय अस्तित्व में आने लगे धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद, है ना। और उसके बाद अगर आप देखें तो निष्कर्ष यह कहा जाता है कि भारत में समाज कार्य को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि जो है प्राचीन, किंतु समाज कार्य के वैज्ञानिक स्वरूप का जो विकास है काफ़ी विलंबन से हुआ है। बिल्कुल बात सत्य है, देरी से हुआ है और आज भी हो रहा है, इससे नहीं कि नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखें तो व्यवसाय समाज कार्य के लिए धीरे धीरे बहुत सारे जो है स्टेट में ओपन कर दिया गया। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक आपका आता है 1947 में, स्वतंत्रता के बाद आता है ये। और ये काशी विद्यापीठ का नाम आता है, लखनऊ जो है काशी विद्यापीठ बनारस वाला समाज कार्य विज्ञान की स्थापना को लेकर 1947 का नाम आता है। फिर 1946 इससे पहले आता है, स्वतंत्रता से पहले की बात आती है तो दिल्ली समाज कार्य की बात होती है ये। ठीक है, दिल्ली समाज कार्य, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क ओपन किया गया। फिर उसके बाद 1949 आता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया, तो लखनऊ समाज कार्य 1949 में आता है। ठीक है, एक बार में आप सबको ये पता होना चाहिए, फटाफट बता दिया करो आप लोग। फिर 1950 में अगर बात होती है तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाज कार्य संस्थान ओपन किए गए 1950 में। फिर 1952 का नाम आता है मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई 1952 में। फिर उसके बाद 1955 में आगरा में समाज कार्य शिक्षा प्रारंभ कर दिया गया। ये सारे जो है इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए गए, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना। हालांकि समाज कार्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम बात करें तो 3 पुनरीक्षण समिति भी आई थी, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक था 1965 वाला, एक था आपका 1980 का द्वितीय, जो तृतीय था वो 1999 का था। ठीक है, ये 3 थी जो 3 समितियां आई जो समाज कार्य के ज्ञान में सुधार के लिए भारत में समाज कार्य को लेकर काफ़ी अग्रसर रही हैं। और साथ ही साथ कुछ प्रकाशन हुए जो जनरल को लेकर बात करता है, और एग्ज़ाम में वही जनरल पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में, आज मॉर्निंग वाली क्लास में भी बताया था। ठीक है, इंडिया आपको बताया था क्या, इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात किया था, ऑफ जो है सोशल वर्क की बात किया था। ये 1900 आपका आता है 1940 का। एक मैंने आपको बताया था कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, और जिसका वर्ष मैंने बताया था 1962। और फिर मैंने आपको पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क बताया था। क्या बताया था? पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क, जो 1984 आता है। पेपर में आप लोग देखेंगे मैच भी मिलता है ऐसे ही। फिर आपको बताऊं नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क आता है, जो 2000 आता है, जो 2000 आता है ना। ऐसे कई जर्नल्स हैं, बट ये 4 जो जर्नल्स हैं यूजीसी यही पूछता है, और एमपी सेट में भी यही पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शीर्षक के रूप में जाने जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग जिक्र करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अच्छा ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखिएगा, और आप लोग जो है क्वेश्चंस करिएगा। यहाँ पर आप देखें बड़ी इजी है। 1946 की बात करते हैं तो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा। 1947 की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा समाज कार्य बनेगा? काशी वाला आपका ये बन जाएगा। 1949 अगर जिक्र करेंगे तो कौन सा बनेगा 1949 में? बताइए ज़रा एक बार। 1914 लखनऊ, वेरी गुड। और उसके बाद बड़ौदा 1950 वाला। ठीक है, तो ऐसे आप मैच कर लीजिएगा। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। सर दोराब जी का नाम परिवर्तित हुआ था, और ये परिवर्तित के जब जिक्र होता है तो 1944 का नाम आता है। दिल्ली सोशल वर्क की बात करते हैं तो 1946 का नाम आता है। समाज काशी का बात करते हैं 1947 आता है। लखनऊ की बात करते हैं तो 1949 आता है ना। ये पेपर में ऐसे भी प्रश्न हम लोगों से पूछे भी जा चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे जनरल आ गया। अभी मैंने जनरल के बारे में आप लोगों से जिक्र किया है। बताइए ज़रा आप कौन कौन से मैच करना उचित समझेंगे। देखिए एक जनरल और मिल गया है आप लोगों को, रिसर्च करने वाला भी, है ना। रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च एंड जो है एक्शन, इसके बारे में आप लोगों से जिक्र नहीं करता था। आप यहाँ पे 2015 को लगा लीजिए। ठीक है, तो चलो एक बार आप लोग मुझे ज़रा बताइए फटाफट कौन कौन सा होगा। जब मैं आपसे बात करूँ इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क के बारे में तो क्या नाम लगाना चाहेंगे? 1962 सर, 1962 पहले का दूसरा हो जाएगा सर। ठीक है, और उसके बाद कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आप 1962 लगाना शुरू चाहेंगे? कंटेम्प्रेरी ऑप्शन नंबर, अगर हम बी की बात करेंगे तो वो 3rd से मैच हो जाएगा, मैंने बता ही दिया है आपको। और सी से अगर हम बात करेंगे तो 1962 यानी दूसरे को रिप्रेजेंट करने लगेगा।
अरे 1962 कहाँ से आ जाए, ये कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क 1962 है, इंडिया आप 40 है, इंडिया वाला 40 है, ये इंडिया वाला 40 है सर। टोटल 40 है। हाँ 40 है, 40 है, ये 40 है, ये आपका 62 आ जाएगा कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क वाला, ये 62 वाला आ जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा। और पर्सपेक्टिव वाला तो मैंने आपको बताया है, मैं इसी के बारे में जिक्र कर रहा था, पर्सपेक्टिव 1984 वाला है ना। तो जरा ऑप्शन जरा मैच करिए, कोई मैच हो रहा है कि नहीं। पहले का 4, दूसरे 3, तीसरे का 2, डी का ऑप्शन डी मैच हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको अब 5 जनरल पता हो चुके हैं, ठीक है। जब 2015 वाला फेमस भी है ये, ठीक है, ये फेमस भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी मैं जो 4 लिखवाया हूँ तो इम्पोर्टेंट है ही। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये तो कुछ किताबों के नाम है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, जब मैं किताब करवाऊंगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। बताइए जरा ये सवाल, स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम समाज कार्य विद्यालय विभाग कहाँ पर हुआ। प्रथम समाज स्वतंत्रता के बाद काशी विद्यापीठ 1947 है ना। दिल्ली वाला 1946 है, स्वतंत्रता से पहले ही हो गया। गुजरात विद्यापीठ इसको छोड़ दिए, टाटा इंस्टीट्यूट 1936 है ना। तो देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे मिल भी गया। 1950 आप लगा सकते हैं इसका वाला, गुजरात विद्यापीठ वाला 1950, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इतने प्रश्न, आज की क्लास यहीं तक रखिए आप सभी लोग, ठीक है। बाकी जो है हम लोग कल चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। भारत का समाज कार्य यहाँ पे आज समाप्त हो चुका है आप लोगों का, और नेक्स्ट हम लोग जो कल बात करने वाले हैं वो 19वीं शताब्दी के दौरान बात करेंगे, कुछ समाज सुधारकों के नाम वगैरह के बारे में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आप सबके लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरीज वगैरह रह जाएंगी, ठीक है। मतलब आप मान चलिए कि कल संडे है, कल भी आपकी क्लास होगी। कल संडे नहीं, कल सैटरडे है। नहीं सर, हाँ सैटरडे, यानी मंडे ट्यूसडे तक का आपका यूनिट नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे तक में, ट्यूसडे मान चलिए, ट्यूसडे तक में आपका यूनिट फर्स्ट जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट वगैरह अगर आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।